नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपने बायोलॉजी की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप नियमित रूप से क्लासें ले रहे हो, तो कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, ये आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अपने बायोलॉजी की क्लास में 25वां चैप्टर है, वो चल रहा है, जिसका नाम क्या है? मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र इस चैप्टर का पार्ट है। मतलब इससे पहले देखो, पहले पार्ट में हमने केवल उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने मानव के उत्सर्जन तंत्र, उसके पश्चात नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। तो ये इसी का चौथा पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हम पढ़ेंगे। मानव का उत्सर्जन तंत्र है, ये चैप्टर का नाम है। आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। आज का अपना टॉपिक क्या है? उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया और मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि केवल उत्सर्जन होता क्या है, उसके पश्चात उत्सर्जन तंत्र की संरचना कैसी होती है वो पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, ये पढ़ा। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि ये क्रिया होती कैसे है। सभी संरचनाओं के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्रिया कैसे होती है, यूरिया मूत्र इनका निर्माण होता कैसे है और इनको शरीर से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या उत्सर्जन है, उसकी क्रिया कैसे होती है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यकृत, एक पाचक ग्रंथि होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यकृत है, इसमें किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। यकृत है, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि जब यकृत में क्या होता है, यूरिया का निर्माण हो जाता है, तो ये यूरिया युक्त रुधिर, ठीक है, ये यूरिया युक्त रुधिर कहां पे आता है? किडनी के अंदर आता है। ठीक है, यकृत से यूरिया युक्त रुधिर कहां पे आता है? किडनी के अंदर पहुंचता है। उसके पश्चात ये क्या होता है? मूत्र बनता है और शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब क्या होता है कि यकृत से यूरिया युक्त रुधिर वक्र में किसके सहायता से आता है? यकृत शिरा। ठीक है, यकृत शिराएं होती है, उसकी सहायता से यूरिया युक्त रुधिर है वो कहां पे आता है? किडनी के अंदर आता है। ठीक है, इन यकृत शिराओं से ये रुधिर कहां पे पहुंचता है? पश्चिम महाशिरा में। कहां पे पहुंचता है? पश्चिम महाशिरा में। मतलब देखो, यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यकृत के अंदर जब यूरिया का निर्माण हो जाता है, तब क्या होता है कि यकृतीय शिराओं के द्वारा इसको कहां पे पहुंचाया जाता है? पश्चिम महाशिरा में पहुंचाया जाता है। पश्चिम महाशिरा क्या करती है? इन दोनों को अलग करती है। मतलब यूरिया उसको अलग करती है और रुधिर है उसको अलग करती है। कौन करती है? पश्चिम महाशिरा। मतलब इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया। क्या बोलते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया। ठीक है, तो देखो, केवल मान लो ये परिभाषा पूछी जाती है कि मूत्र निर्माण की क्रिया किसे बोलते हैं, मूत्र निर्माण की क्रिया किसे बोलेंगे, तो आपको क्या लिखना है कि यकृत से यूरिया यकृत शिरा की सहायता से पश्च महाशिरा में पहुंचता है।
पश्चिम महाशिरा में यूरिया को रुधिर से अलग किया जाता है, जिसे हम मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। तो अपने को देखो आज के टॉपिक में सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपने को हेडिंग लगाना है उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। लगा लिया। उसके पश्चात अपने को इसके अंदर ये लिखना है कि यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है और वह यूरिया रुधिर की सहायता से किडनी में पहुंचता है। ठीक है, यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है और वह यूरिया रुधिर की सहायता से किडनी के अंदर पहुंचता है। यकृत से यकृत सिराओं की सहायता से यूरिया युक्त रुधिर पश्चिम महाशिरा में पहुंचता है। पश्चिम महाशिरा रुधिर में से यूरिया को अलग करता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। अब देखो, ये क्रिया मूत्र निर्माण की क्रिया है वो अनेक चरणों के द्वारा संपन्न होती है। ये क्या होती है? अनेक चरणों की सहायता से या चरणों के द्वारा संपन्न होती है। अब किस प्रकार से कौन कौन से चरणों के द्वारा संपन्न होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, ये समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके चरण पढ़ेंगे। अब देखो, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है, इसके हम क्या पढ़ेंगे? चरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके हम चरण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चरण है परानिस्यंदन। सबसे पहला चरण क्या है? परानिस्यंदन। अनेक चरण है, सभी चरणों के बारे में हम विस्तार से कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण है इसके अंदर परानिस्यंदन। ठीक है, अब देखो परानिस्यंदन होता क्या है कि परानिस्यंदन, जैसे हमने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना कैसे पढ़ी थी हमने? ये संरचना थी नेफ्रॉन की। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग। इसमें क्या होता है? ये होती है ये, यहां पे क्या पाया जाता है? कोशिका गुच्छ। तो ये ऊपर वाला भाग ये तो क्या कहलाता है? बोमन संपुट कहलाता है। अंदर वाला ये क्या कहलाता है? कोशिका गुच्छ कहलाता है। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? कोशिका गुच्छ कहलाता है। और देखो, इसमें ये तो क्या है? अभिवाही धमनिका। और ये क्या है? अपवाही धमनिका। और ये सिरा किसका क्या होता है? ग्रीवा होता है। ये हमने किसके अंदर पढ़ा था? इससे जो पहले वाला क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो देखो, परानिस्यंदन होता क्या है कि जो नेफ्रॉन होता है, या हम ये कहें कि वृक्क की नलिकाएं हैं, नलिका होती है नेफ्रॉन में सबसे ऊपर का भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोमन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं। एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं। अब इस बोमन संपुट में क्या होता है? एक तो होती है अभिवाही धमनिका, एक क्या होती है? अपवाही धमनिका। तो ये अभिवाही धमनिका तो क्या करती है? रुधिर को अंदर लाती है, किसके? नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश कराती है। और ये अपवाही धमनिका क्या करती है? रुधिर को बाहर निकालती है। मतलब अभिवाही तो क्या करेगी? अंदर लाएगी रुधिर को, और ये बाहर निकालेगी। मतलब इसके द्वारा जो रुधिर आएगा उसमें क्या आएगा? यूरिया आएगा। इसके द्वारा जो रुधिर इसके अंदर आएगा तो उसमें क्या आएगा? यूरिया आएगा। यहां पर यूरिया उसको छोड़ दिया जाएगा और वापस शुद्ध रुधिर कहां पे आ जाएगा? अपवाही धमनियों से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा या शरीर के विभिन्न भागों में उसमें पहुंचेगा। तो देखो, इसके अंदर लिखना कैसे है कि नेफ्रॉन में जो प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है बोमन संपुट, उसमें दो धमनिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है अभिवाही धमनिका और दूसरी होती है अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका है, अभिवाही धमनिका के द्वारा यूरिया युक्त रुधिर को नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, तथा अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका के द्वारा क्या होता है कि उस रुधिर को वापिस ले जाया जाता है। वापिस कहां पे ले जाया जाता है? मतलब इस नेफ्रॉन से बाहर निकाला जाता है। इस नेफ्रॉन है, इससे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अब वोमन संपुट है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका गुच्छ पाया जाता है, मतलब कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, एक गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो, और जो भी उपयोगी पदार्थ है वो, उनको कहां पे छोड़ा जाता है, बोमन संपुट की गुहा में छोड़ा जाता है। कहां पे छोड़ा जाता है, बोमन संपुट की गुहा में छोड़ा जाता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये है परानिस्यंदन। तो परानिस्यंदन अपने को क्या करना है कि जैसे सबसे पहले ये हेडिंग, उसके पश्चात मैंने जो बताया था वो लिखना है। आगे की ये निम्न चरणों में संपन्न होता है, जिसमें 1 नंबर हेडिंग लगाना है परानिस्यंदन। इसमें क्या लिखना है कि नेफ्रॉन में एक सबसे ऊपर का भाग या प्यालेनुमा संरचना, जिसको हम बोमन संपुट कहते हैं, उसमें अभिवाही धमनिका व अपवाही धमनिकाएं पाई जाती है। अभिवाही धमनिका है वो यूरिया युक्त रुधिर को अंदर लाती है, और अपवाही धमनिका उसे बाहर ले जाने का कार्य करती है। बोमन संपुट में अनेक कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम कोशिका गुच्छ कहते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ व उपयोगी पदार्थ को बोमन संपुट की गुहा में छोड़ता है, जिसे परानिस्यंदन कहते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई कि परानिस्यंदन है वो किसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आगे नंबर 2 चरण। ये पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। अगला देखो चरण नंबर 2। दूसरा है वर्णात्मकी पुनरा अवशोषण। वर्णात्मक पुनरावशोषण, देखो वर्णात्मक पुनरावशोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा चरण है वर्णात्मक पुनरावशोषण किसे कहते हैं। तो वर्णात्मक पुनरावशोषण किसे बोलेंगे कि नेफ्रॉन है या वृक्क नलिकाएं हैं, उसमें विभिन्न भाग क्या करते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं यूरिया के अंदर, या यूरिया और रुधिर है, उसमें से जो उपयोगी पदार्थ हैं उसको क्या करते हैं, फिर से रुधिर के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब जितने भी लाभदायक पदार्थ हैं, नेफ्रॉन के द्वारा लाभदायक पदार्थों का रुधिर में पहुंचाना वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। तो ये लिखनी है परिभाषा, मतलब यूरिया के साथ में जो भी लाभदायक पदार्थ है उसको वापस रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाता है, वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। तो परिभाषा अपने को कैसे लिखनी है कि वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन के द्वारा लाभदायक पदार्थों को फिर से रुधिर के अंदर पहुंचाना वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। अब वर्णात्मक पुनरावशोषण है, उसकी क्रिया अनेक चरणों द्वारा होती है। मतलब देखो दूसरे का पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट, मतलब ये भी क्या होता है, अनेक भागों के द्वारा संपन्न होती है। इसमें देखो सबसे पहला भाग कौन सा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक नेफ्रॉन की ही भाग होता है जो बोमन संपुट कोशिका गुच्छ या गुहा के पास में पाया जाता है, कुंडलित संरचना होती है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिनमें किसकी क्षमता पाई जाती है, अवशोषण की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, अवशोषण, मतलब इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है, अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, 20 गुना पदार्थ है, जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको अवशोषित करते हैं और वापिस किसके अंदर छोड़ देते हैं, रुधिर के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का नंबर 2 है हेनले के लूप में पुनरावशोषण। देखो हेनले का लूप क्या होता है, नेफ्रॉन का ही एक भाग होता है, एक यू आकार की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनले का लूप बोलते हैं।
इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक तो आरोही भुजा पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है, अवरोही भुजा। क्या पाई जाती है, एक तो आरोही भुजा पाई जाती है, एक होती है अवरोही भुजा। वो दोनों क्या करती है, पुनरावशोषण की क्रिया करती है। नेक्स्ट इसके अंदर होगा तीसरा, दूरस्थी कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। अब क्या होगा कि समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के रूप में इनमें क्या होगा, अधिकांशतः पुनरावशोषण है वो हो जाएगा। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या होगा कि केवल जल है, जैसे मान लो कि 19% जल है, उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। जो भी यूरिया के साथ में जल बचता है, उपयोगी जल है, उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किसमें, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। कितना परसेंट, 19%। और अंतिम चौथा कौन सा है, संग्रह नलिकाओं में पुनरावशोषण। संग्रह नलिकाओं में पुनरावशोषण किस प्रकार से होता है, अंतिम भाग होता है किसका, नेफ्रॉन का। संग्रह नलिकाएं जो क्या करती है, संग्रहित करती रहती है। इसमें भी किसका अवशोषण होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसमें भी किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। अब देखो दोबारा देखना, वर्णात्मक पुनरावशोषण होता क्या है कि वर्णात्मक पुनरावशोषण कि नेफ्रॉन के द्वारा या नेफ्रॉन द्वारा लाभदायक पदार्थों को पुनः रुधिर के अंदर पहुंचाना वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। यह निम्न चरणों द्वारा होता है। सबसे पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में अनेक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण की क्रिया करते हैं और 20 गुना ज्यादा करते हैं। हेनले का लूप यू आकार की संरचना होती है, जिसमें एक आरोही और एक क्या होती है, आरोही भुजा और एक अवरोही भुजा होती है, जो क्या करती है, पुनरावशोषण की क्रिया करती है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और संग्रह नलिका में भी किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। अब देखो नंबर 3, 2 हो गया यहाँ पे। नंबर 3 क्या होता है, स्त्रावण। स्त्रावण मतलब बाहर निकालना। जैसे रक्त में से कुछ हानिकारक पदार्थों को अलग करके नलिकाओं की गुहा में मुक्त कर दिया जाता है। मतलब जो भी रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थ बचे हैं उनको अलग करके नलिकाओं की गुहा में मुक्त करना स्त्रावण कहलाता है। स्त्रावण की परिभाषा सुन लेना कि रक्त में से हानिकारक पदार्थों को मुक्त करके नलिकाओं की गुहा में छोड़ना क्या कहलाता है, स्त्रावण कहलाता है। तो देखो ये एक बार दोबारा देखना, आगे और है इसी में, उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। दोबारा एक बार पूरा कंप्लीट साथ में देख लेना कि यकृत है, उसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया युक्त रुधिर है वो वृक्क में पहुंचता है या किडनी के अंदर पहुंचता है। यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिराओं द्वारा पश्च महाशिरा में पहुंचता है। पश्च महाशिरा रुधिर और यूरिया को अलग करता है, जिसे मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। यह क्रिया अनेक चरणों द्वारा संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला 1 नंबर हेडिंग क्या लिखना है इसके अंदर कि सबसे पहला हमने पढ़ा था कि परानिस्यंदन। परानिस्यंदन क्या होता है कि जो नेफ्रॉन का सबसे ऊपर का प्यालेनुमा संरचना बोमन संपुट, जिसमें कौन सी पाई जाती है, अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका रुधिर को लाती है, अपवाही बाहर ले जाती है। ठीक है, उसके पश्चात बोमन संपुट में कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों और उपयोगी पदार्थों को बोमन संपुट की गुहा में छोड़ता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, परानिस्यंदन कहते हैं। सेकंड हेडिंग लगाना है वर्णात्मक पुनरावशोषण कि नेफ्रॉन द्वारा लाभदायक पदार्थों को रुधिर के अंदर छोड़ना, फिर से रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाता है, वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। यह निम्न प्रकार से होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो पूरा मैंने कंप्लीट बताया, वो अवशोषण करते हैं। हेनले के लूप में आरोही व अवरोही पाई जाती है, वो क्या करती है, भुजाएं पाई जाती है, वो अवशोषण करती है। दूरस्थ में जल का 19% है, वो अवशोषण होता है। और संग्रह नलिका में केवल जल का अवशोषण होता है। और अंतिम क्या होता है, स्त्रवण, रक्त में कुछ हानिकारक पदार्थों को मुक्त कर लेना क्या कहलाता है, स्त्रवण कहलाता है। तो ये तो हो गया मानव में उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अब आगे का टॉपिक देखो, इसमें
आगे का देखो, मानव में अन्य उत्सर्जी अंग। देखो, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी होता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी होता है। उत्सर्जन तंत्र है, उसकी हमने संरचना पढ़ ली, उसकी कार्यविधि पढ़ ली हमने। अब और कौन कौन से अंग होते हैं जो क्या करते हैं? उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो इसके अंदर एक तो क्या होता है? त्वचा होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? फेफड़े होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? यकृत। मतलब ये तीनों भी क्या करते हैं? उत्सर्जन में सहायक होते हैं। जैसे किडनी है वो उत्सर्जन में सहायक होती है। मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य उत्सर्जित अंग कौन सा होता है मनुष्य में, तो वो किडनी होता है। परंतु अन्य उत्सर्जित अंग कौन कौन से? जैसे त्वचा। तो त्वचा होती है हमारे शरीर की जो त्वचा, इसमें क्या पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्वेत, मतलब जो महीन रोम पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें देखो अनेक छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों में क्या पाए जाते हैं? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। इन श्वेत ग्रंथियों द्वारा किसका इस्तेमाल होता है? पसीना, मतलब हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, ठीक है। तो पसीना क्या होता है? एक उत्सर्जित पदार्थ होता है। मान लो किसी व्यक्ति के पसीना है वो कम आता है, तो हो सकता है उस व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। यदि आपके पसीना नियमित रूप से शरीर से बाहर निकल रहा है, मतलब आप स्वस्थ हैं, ठीक है। और ज्यादा अगर निकल रहा है तो भी नुकसानदायक होता है, परंतु निश्चित और नियमित निकलता है तो वो क्या होता है? व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो त्वचा में क्या पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है? पसीने को बाहर निकालती है। फेफड़े, जैसे मनुष्य में फेफड़े पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि शरीर के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसलिए इस CO2 को बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। यकृत है वो किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है, और उस यूरिया को किडनी में भेजता है, जिससे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये तीन उत्सर्जित अंग है। तो अपने को क्या करना है? जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है अपने, तो मानव के अन्य उत्सर्जित अंग हेडिंग लगाना है, जिसमें सबसे पहले हेडिंग लगाना है त्वचा। इसमें लिखना है कि इसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जो पसीने को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। और 2 नंबर फेफड़े, जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यकृत यूरिया का निर्माण करता है, जो एक हानिकारक पदार्थ होता है, ठीक है, उसे किडनी तक पहुंचाता है और शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो देखो ये अपना टॉपिक था कौन सा? मानव के अन्य उत्सर्जित अंग। इस अध्याय में थोड़ा टॉपिक और बच गया है, तो वो हम और पढ़ेंगे। आप लोग इन टॉपिकों को, इन वीडियोज को, इन जितनी भी क्लासें हैं मेरी, इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनका नियमित रूप से लाभ उठाएं। इन क्लासों का नियमित रूप से लाभ उठाएं। इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी साथीगण हैं उनको ये वीडियो हैं भेजें। यदि इनमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कई ये पूछते हैं कि इसके साथ में ट्यूशन करवाइए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा अपना 25वां चैप्टर, तो उसके पश्चात आप लोगों को अनेक प्रश्न भी बताए जाएंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट अध्याय है वो पढ़ाए जाएंगे और उनके सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे। इसलिए आप निश्चित रहे, बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। धन्यवाद।